नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं सबसे पहले तो केजरीवाल की एक और बड़ी जीत हुई है उस पर बात करूंगा। उसके बाद जो दल बदल कांग्रेस में हो रहा है उनकी कुछ सियासी ज़मीन और उनके कारनामों के ऊपर खुलासा करूंगा। तो आप पहले सुनिए केजरीवाल जी को कि उनके खिलाफ एक याचिका आरएसएस के एक व्यक्ति ने, कोई गुप्ता हैं सम और किसी सेना के अध्यक्ष हैं, वो सेना बहुत बन गई है देश में, उसी सेना के अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक याचिका डाली उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में। एक याचिका पहले भी पड़ चुकी थी और वो याचिका खारिज कर दी गई थी और वो जिसने डाली थी उसे मुँह की खानी पड़ी थी। उस याचिका में ये कहा गया था, पहले मैं वो बता दूं, कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएं, इस्तीफा मांगा जाए उनसे। इस बात पर कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये मसला हमारे दायरे से बाहर है, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि हम किसी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को हम पद से हटाने के लिए कहें या मजबूर करें। कोई आपके पास कानून है तो हमें लाइए, दिखाइए। तो वो अपनी खीसें निपोरते हुए वो याचिका वाला सज्जन वापस हो गया और खारिज कर दी गई। उनके वकील भी हैरास हो गए इस मामले में, चूँकि कोई कानून ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि काम करना है तो एलजी के पास जाइए। इस तरह के काम, चूँकि पॉलिटिकल इशू है और इसमें एलजी और प्रधानमंत्री जो देश के हैं, चूँकि वो दिल्ली फुल विधानसभा पूरी नहीं है, टोटल कहना चाहिए छोटे राज्य की विधानसभा है, तो उसमें ये दोनों जिम्मेदार हैं। कौन? प्रधानमंत्री और एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब वो याचिका खारिज हो गई 4 दिन पहले, उसके बाद फिर एक याचिका एक सेना का कोई व्यक्ति, जो मैं भारतीय सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सेना, वैसे ही बहुत सारी सेना बन गई हैं, मैं किन किन का नाम लूँ मुझे तो याद भी नहीं है। तो वो सेना का व्यक्ति कोई गुप्ता फिर आज एक याचिका लेकर पहुँचा अपने वकील के माध्यम से। कोर्ट ने उसको सुना, सारा कुछ कहा। कोर्ट ने फिर कहा कि इसमें हमें कोई दखल देने की, हमारे पास कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कोई विधिक उपाय हो तो बताइए आप। तो इस बात पर भी वही स्थिति, वकील बगलें झांकने लगे। उन्होंने फिर, कोर्ट ने उनको सलाह दी कि आप यहाँ से जाइए, एलजी के यहाँ दरखास्त करिए, प्रधानमंत्री के घर पे जाइए, उनको दरखास्त करिए, इसलिए आप यहाँ कोर्ट का वक्त जाया ना करें। और याचिका खारिज कर दी गई। जैसे ही खारिज की गई वो याचिका, फिर वकील ने कहा कि हम वापस लेते हैं। खैर, वो जो एक इशू होता है, जैसे भी होता है, वो कोर्ट का मसला है, उस पर हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इसके पीछे की एक कहानी बता दूं। कहानी यह है कि एलजी और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि धारा 356 होती है, जो विधानसभा भंग की जाती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वो यहाँ पर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ना तो अल्पमत में है, ना ही कोई दंगा हुआ है, ना कोई फसाद हुआ है, ना कोई दूसरा कोई कारण है जिससे एलजी के पास जाकर के कहा जाए कि केजरीवाल को हटाइए। अब मान लो किसी तरह से एलजी इसकी रिपोर्ट बनाकर ऊपर गृह मंत्री को भेज भी दें तब भी, और वो केजरीवाल हट भी जाए, तो उसका निराकरण तो फिर कोर्ट में ही होगा आकर के। और कोर्ट में वो जो निराकरण होगा उसमें जो सरकार का जो भी फैसला होगा वो 2 मिनट में उड़ जाएगा। ये कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है, हम आपको बताएं, क्योंकि उसमें कोर्ट कारण पूछेगा कि क्या इशू है, क्यों आपने विधानसभा भंग की और क्यों केजरीवाल को हटाया, इसका। तो वहाँ कोई भी सरकार का कोई भी वकील या जो नुमाइंदा होगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसलिए भारत सरकार और एलजी दोनों बच रहे हैं कि किसी तरह से कोर्ट के माध्यम से लोगों को लगा करके, अपने लोगों को और केजरीवाल के खिलाफ कोई ना कोई छोटा मोटा ऑर्डर करा लिया जाए। हालांकि कोर्ट के बारे में हम जानते हैं, हम भी लॉयर हैं और पत्रकारिता भी, हमने लॉ पढ़ी हुई है पूरी, तो हम समझते हैं सारी चीज़ें कि कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ सेना जैसे लोगों, जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो मानेंगे नहीं, किसी न किसी रूप में कोई पुश करेगा उनको, तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए अभी केजरीवाल को लेकर के। खैर, वो आगे का इशू है, क्या होगा क्या नहीं हम नहीं जानते। अब मैं आपको बता रहा हूँ, गोदी मीडिया यहाँ कुछ बिकाऊ नेताओं के बारे में लगातार
टीका टिप्पणियां कर रहा है। और उनमें सबसे पहला मैं आपको बता दूं, सारे चैनल एक रूप से गौरव वल्लभ, कौन है गौरव वल्लभ? एक प्रोफेसर हैं, और वो वही प्रोफेसर हैं गौरव वल्लभ जो डिबेट में बैठते थे कांग्रेस की तरफ से और जीरो पूछते थे, कितने जीरो होते हैं, ट्रिपल ट्रिलियन, जो दूसरा बीजेपी का प्रवक्ता बोलता था तो उसको पूछते थे ट्रिलियन इकोनॉमी में कितने जीरो लगेंगे, तो बीजेपी का प्रवक्ता खीसे निपोड़ता था। बहुत सारी और भी चीज़ें वो हमने कई उनके सुने मसले डिबेट के दौरान। लेकिन आज उनको क्या हो गया? राम मंदिर बने तो मैं समझता हूँ 3-4 महीने हो गए और उद्घाटन भी हो गया, उसे लोग भूल भी चुके हैं, अब उसका कोई अर्थ भी नहीं रह गया देश की राजनीति में। आज वो गौरव वल्लभ, उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया और बोल रहे हैं कि सनातन का मैं पुजारी हूँ। पहले नहीं मालूम था कि आप सनातन के पुजारी हैं? क्या कांग्रेस नहीं जानती थी कि आप सनातन के पुजारी हैं? तब आप ट्रिलियन के जीरो क्यों पूछते थे? उसी गौरव वल्लभ को आज बीजेपी ने गले लगा लिया। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति, हम उनको काफ़ी अच्छा एक पॉलिटिशियन मानते थे, जानकार पॉलिटिशियन मानते थे। मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप के जो चीफ एडिटर हैं, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी गौरव वल्लभ को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि गौरव वल्लभ बहुत अच्छा बोलते हैं और फुल जानकारी करके आते हैं पूरी बात, और कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता उनके सामने टिक नहीं पाता। मैंने भी इस मामले में, चूँकि मैं भी सुनता था गौरव वल्लभ को, तो मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हाँ ये बात आपकी सही है, और एक अच्छे विचारक भी हैं गौरव वल्लभ। लेकिन कल उनको अचानक राम मंदिर याद आ गया और राम मंदिर के बहाने वो भीतर बीजेपी में घुस गए। और उसके बाद आपने देखा, उसमें तो मैं अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अब एक नेता हैं मुंबई में, वो जर्नलिस्ट बन के मुंबई पहुँचे, जर्नलिस्ट बन गए। जनसत्ता में शाम का अखबार कोई छपता था, टैबलाइट टाइप जनसत्ता का, उसमें वो स्टिंगर टाइप थे, खबरें वबरें लिखते थे। लेकिन चूँकि बिहार के थे, चतुर थे, वाक्पटुता में बहुत निपुण थे, धीरे धीरे पैठ बना ली, सामना में संपादक हो गए, चल करके सामना में रिपोर्टिंग करी पहले, और शिवसेना के कार्यकर्ता थे बहुत बड़े। इन लोगों की हिस्ट्री बताना इसलिए ज़रूरी हो गया है मुझे आप लोगों को, कि आपको पता नहीं है कि ये लोग क्या हैं और इनकी औकात क्या है। अब धीरे धीरे जब शिवसेना से ऊब गए, पत्रकारिता से दिल भर गया, तो फिर कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया इन्होंने। कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया, कांग्रेस को ज़रूरत थी चूँकि। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि संजय निरुपम बिहार के रहने वाले हैं, और उस दौर में जब बाल ठाकरे का जलवा था बम्बई में, महाराष्ट्र में, तो उस समय उत्तर भारत के 2 राज्य, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो लोग जाते थे उनके साथ मारपीट होती थी, और उसमें कुछ अगुवाई वगवाई करके ये आगे बढ़ गए, और फिर बाद में उसी शिवसेना में शामिल भी हो गए। फिर बाद में कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया मुंबई की एक सीट से, और वो विधायक बन गए, राज्यसभा में भी गए, और खूब दहाड़ते रहे बीजेपी के खिलाफ। बहुत सारी, कल तक भी दहाड़ रहे थे, मैं किसी जगह डिबेट में देख रहा था इनको, लेकिन वो अचानक। और मैं आपको एक चीज़, हाँ एक चीज़ और रही जा रही है इसमें, मैं उसके बारे में बता दूं। पुलवामा का कांड हुआ था, पुलवामा में सबसे पहले इन्होंने कहा था कि ये एक, मतलब अब छोड़िए, मैं ये ऐसी चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें हैं, इस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने पुलवामा में जो हुआ था स्ट्राइक, उसका विरोध किया था। हालांकि इन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि कांग्रेस ने इनकी बात से नाइतफाकी की थी, जो इनको नहीं कहनी चाहिए थी। आज वही संजय निरुपम कांग्रेस छोड़ करके उसी बीजेपी के एक गुट में जा रहे हैं, जो शिवसेना का दूसरा गुट है, दाढ़ी वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ। खैर,
ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। कौन कहाँ जा रहा है जनता सब समझती है इनको, जनता इनके बारे में सब जानती है। तो आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि जिसको सीट नहीं मिल रही है वो भाग रहा है इधर से। चुनाव में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है, इधर से उधर अभी तो आया राम गया राम हो रहा है। कई जगह पर सीटों में प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, और कोई खास बात नहीं, क्योंकि चुनाव एक तरफा है। सारा माल पानी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो पूरा पैसा फूंक रही है। आप देखिए कि मेरे YouTube चैनल पर भी उसका विज्ञापन आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो मुझे विज्ञापन गूगल के जरिए दे रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। तो खैर, उसके पास पैसा है, वो पैसे को जो है पानी की तरह बहा रही है। चुनाव जीतना है उसको, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में। वो एक अलग बात है कि भविष्य में क्या होगा, 4 जून को क्या फैसला आएगा, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करें। लेकिन इस समय की जो पोजीशन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ नेता इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई टिकट बसपा से ले रहा है, तो कोई सपा से ले रहा है, कोई कांग्रेस से ले रहा है, कोई बीजेपी से ले रहा है। अब मैं मथुरा की बात करता हूँ। मथुरा में विजेंद्र पहलवान है, वो कांग्रेस में थे। शाम को कई लोगों से उन्होंने बात करी, सब कुछ ठीक ठाक था। ये चल रहा था कि हेमा मालिनी के खिलाफ उनको, क्योंकि वो पहलवान रहे हैं और उनकी थोड़ी इज्जत तो होती है, भाई एक खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक वगैरह लाने वाले, जो भी पदक लाते हैं। तो लेकिन वो पता चला कि आज सवेरे, कल सवेरे उसमें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाकर के बैठ गए और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। और आपको मालूम ही है, मुंबई के कुछ और भी नेता हैं जो जेल से डर रहे थे, वो भाग खड़े हुए और बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। ये ऐसे लोगों का तो यहाँ नाम लेना भी ठीक नहीं है, बस केवल इशारा कर देना काफ़ी है कि ये कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक शो होता है पहले दिन शो होता है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद महीनों तक, सालों तक ऐसे नेताओं का कहीं कोई नाम नहीं आता। आज एटा में भी कुछ इसी तरह का हुआ है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अजय यादव। मुलायम सिंह यादव के समय में वो समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष थे एटा के, और उसी समय जिला पंचायत का चुनाव लड़े और जीत गए, और उसी समय मुलायम सिंह ने इनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया था। बताइए, सपा ने क्या नहीं दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया। फिर ये एक बार विधायक भी बन गए। लेकिन आज वो बहुत कई लोगों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों को डर लग रहा है, और भी कई लोग हैं जो बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन मैंने अभी सुना, एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें सुनने में आ रहा था कि एटा के जिलाध्यक्ष और कई बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी के, वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। इसके मानी क्या है? कुछ न कुछ अंदरूनी गड़बड़ है। तो मैं इधर उधर की कहानियाँ सुना करके आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको इसलिए नहीं कि मैं कोई खींच रहा हूँ इसको, वीडियो को, असली बात में भीतर की जो बातें हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए, अब यहाँ मैं आगरा की बात करता हूँ। आगरा में एक विधायक हैं फतेहपुर सीकरी से, बाबूलाल चर्चित विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। उनके बेटे रामेश्वर हैं। उन्होंने यहाँ का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया है, और वो कह रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो प्रत्याशी बदलो। तो ये सब चीज़ें हैं। 2 तारीख को उसने अपने एक डिग्री कॉलेज है रघुनाथ सिंह करके, उसमें होली मिलन समारोह किया। और उसमें तो पहले तो बाबूलाल ने कहा कि मेरा बेटे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अंत में 2 तारीख को वो उसके कार्यक्रम में पहुंच गए और वहाँ कह रहे भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो तो चुनाव लड़ेगा और उसको चुनाव लड़ना चाहिए, क्षेत्र की जनता उसको पुकार रही है। वो ये बहाना करके बाबूलाल ने उसको समर्थन कर दिया। बेटा है भाई, बेटे के खिलाफ कौन जा सकता है। बाबूलाल वर्तमान विधायक हैं। उसमें मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि इस विद्रोह की हम सारी कार्रवाई ऊपर भेजेंगे। ऊपर क्या होगा मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। हालांकि ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर, उनके खिलाफ रामेश्वर यदि खड़ा हो गया तो वो कुछ न कुछ वोट काटेगा, और ये सब चीज़ें राजकुमार चाहर के लिए भारी पड़ सकती हैं। तो ये अंदरूनी कहानियाँ बहुत चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी चीज़ों को मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया जानता है
ये सब चीज़ें हम दिखा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये मैं यहाँ के अखबारों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस बार बार विज्ञापन जारी कर रही है, आपने देखा होगा, लेकिन वो विज्ञापन किसी भी हिंदी पट्टी के अखबार में नहीं छप रहा है। और वो अखबार खुद को बहुत बड़ा मसीहा समझते हैं, पत्रकारिता का जनक समझते हैं। पत्रकारिता को वो कहते हैं कि हमारे घुटनों के नीचे चलती है, और लेकिन वो लोग कांग्रेस का विज्ञापन नहीं छाप रहे हैं जिसमें पैसा भी मिलता है। इतनी भीतर से गोदी में बैठ गए हैं जाकर के सरकार में कि उनको ये नहीं, जो कहना चाहिए, जो सच है उस सच को कह नहीं सकते। सच का एकवां हिस्सा भी नहीं कह रहे 100 में से, क्योंकि यदि कहते हैं तो उनके यहाँ भी विज्ञापन दिया जाना बंद हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के सारी खीस निपोरने वाली पत्रकारिता चल रही है। तो खैर मैं अब ज़्यादा इस मामले में नहीं खींचूंगा। आप मेरी इस एनालिसिस को पर क्या सोचते हैं ज़रूर कुछ लिखें, बोलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी सच्ची पत्रकारिता पर आधारित इसी तरह की वीडियो आप देखते रहें, इसलिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।